Assalamu alaikum. My name is Dr. Samia Jamil. Today we will talk about the pulmonary physiology according to the USMLE Step 1 2022 edition. और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है पल्मोनरी फिजियोलॉजी पे। इसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम का ग्राफ होता है, वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ का, जो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज़ है, इसमें जो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है ये एक मेन चीज़ होती है। ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग होती है जो आप रेस्ट पे कर रहे होते हो। इसमें हमारे पास इंस्पायरेटरी कर्व और एक्सपायरेटरी कर्व आती है। लेकिन अगर आप फोर्सफुली इंस्पायर करने की कोशिश करते हो, मतलब अगर फुल फोर्स से इंस्पायर करते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये हमारे पास एडअप हो जाता है, मतलब इतनी आप इंस्पायरेशन कर सकते हो। और अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इतना आप एक्सपायर कर सकते हो। फिर एक है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये हमेशा सेम रहता है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ये कभी भी खाली नहीं होता, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये कम हो जाएगा तो लंग कोलैप्स कर जाएंगे, तो ये हमेशा इक्वल ही रहता है। उसके बाद हम कैपेसिटीज़ की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास कैपेसिटीज़ में आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये हमारे पास सम होता है वॉल्यूम्स का कैपेसिटीज़ जो होती हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, ये सम होता है रेजिडुअल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। फिर है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो होती है ये सम ऑफ थ्री थिंग्स होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, टाइडल वॉल्यूम का, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। फिर एक चीज़ आती है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में तीनों चारों किस्म के वॉल्यूम्स आते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, टाइडल वॉल्यूम भी आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी आता है। ये हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी को शो करता है। हम फर्दर मूव करते हैं। अब इस चीज़ में हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कंसीडर करें कि ये एक एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो है ये इंट्राप्लूरल स्पेस है। ये हमारे पास इंट्राप्लूरल स्पेस है। अब एल्वियोलाई का प्रेशर होता है, एक इंटरप्लूरल स्पेस का प्रेशर होता है, और फिर हमारे पास एक होता है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जिसकी हम बात करेंगे। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो होता है ये एल्वियोलर प्रेशर माइनस द इंटरप्लूरल प्रेशर होता है। मतलब जो एल्वियोलाई के अंदर का प्रेशर है ना, उसमें से हमने माइनस करना है इंट्राप्लूरल प्रेशर को, तो हमारे पास ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर आ जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो हमारे पास एल्वियोलर प्रेशर है वो इसमें 5 है और यहाँ पे हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर भी 5 है, तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो हमारे पास 5 माइनस 5 0 के इक्वल होगा, और लंग जो है वो हमेशा कोलैप्स कर जाएगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 5 है प्लस 5 है, जो कि हमारे पास लंग्स को ओपन रखने में हेल्प करती है, यानी कोलैप्स को प्रिवेंट करती है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एल्वियोलर प्रेशर है वो 0 पे चला जाता है और जो हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो -5 हो जाता है, तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करें, 0 माइनस इंटू -5 जो होगा वो हमारे पास +5 आ जाएगा, तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो +5 हो जाएगा। और ये कीप एल्वियोलाई ओपन रखता है, जस्ट एनफ टू कीप द ओपन नॉट टू एक्सपेंड। मतलब ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता, ये बहुत कम प्रेशर है लेकिन ये इतना हो जाता है कि ये हमारे पास कोलैप्स नहीं करने देता है एल्वियोलाई को, और लंग कोलैप्स से प्रिवेंट करता है। अब ये जो नेगेटिव प्रेशर है ना, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करता है और पुश करता है इसकी वॉल्स को अपनी तरफ, जिसकी वजह से कोलैप्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अगर हम फॉर एग्जांपल एक नीमोथोरेक्स के पेशेंट में देखें ना, उसमें एल्वियोलर प्रेशर अगर हमारे पास 0 है ना, तो हमारे पास जो एयर है वो एंटर हो रही है साइड से किसी इंजरी की वजह से, तो यहाँ का जो हमारे पास -5 प्रेशर था वो 0 में चेंज हो जाएगा, तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 0 माइनस 0 हो जाएगा और लंग्स जो है हमारे पास कोलैप्स कर जाएंगे। अब हम देखते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है ना, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। अब आपने ये बात याद रखनी है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जो इस जगह का प्रेशर होता है। आगे हम फर्दर ग्राफ में डिटेल से भी देखेंगे कि इंट्राप्लूरल प्रेशर किस तरह से चेंज होता है या बाकी प्रेशर किस तरह से चेंज होते हैं। और फिर क्या कहता है, नेगेटिव प्रेशर सक्स द एल्वियोलाई ओपन। अब जो यहाँ का नेगेटिव प्रेशर है वो सक करता है एल्वियोलाई वॉल्स को और एल्वियोलाई को ओपन रखने में हेल्प करता है हमारी। अब हम फर्दर मूव करते हैं। इसमें हम देखते हैं एक प्रोसेस है इनहेलेशन, एक प्रोसेस है एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम नॉर्मल लंग के एल्वियोलाई और इंट्राप्लूरल स्पेस की बात करते हैं। अब जो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे लंग्स होता है ना, वहाँ पे जो हमारे पास एल्वियोलर प्रेशर होता है वो होता है 0, और जो हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है ना वो होता है -5। तो जो हमारे पास ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर आता है वो आ जाता है +5, और ये मैंने पहले भी बताया कि +5 जो होता है प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है, और ये एल्वियोलाई को ओपन रखने में हेल्प करता है। एल्वियोलाई जो है इन्हें कोलैप्स नहीं होने देता, लेकिन ये इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में ये प्रेशर काम नहीं करता। फिर हमारे पास क्या होता है,
अब यहाँ पे पहले वो डिटेल में कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर बिकम मोर नेगेटिव। अब इसमें -5 था इंट्रा प्लूरल प्रेशर, तो ये यहाँ पे गया तो ये मोर नेगेटिव हो गया, -6.5 हो गया है। तो एल्वुलर प्रेशर बिकम नेगेटिव, यहाँ पे एल्वुलर प्रेशर जो था 0 था और ये हमारे पास अगेन नेगेटिव हो गया, एयर फ्लो इन द लंग्स। अब देखिए यहाँ पे जो ये दोनों प्रेशर हैं ये नेगेटिव हो गए हैं, ये वैक्यूम क्रिएट करेंगे। बाहर वाला प्रेशर जो है वो हमारे पास 0 mmHg भी अगर है तो वो ज़्यादा है इससे, तो एयर जो है वो इनवर्ड मूव करेगी। अब यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि कंट्रैक्शन होती है डायफ्राम की और चेस्ट वाल जो होती हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं। जब चेस्ट वाल एक्सपैंड करती हैं तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करती हैं जो नेगेटिव प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। तो हमारे पास इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर जो इंक्रीज़ हुआ होता है वो हमारे पास एल्वुलर प्रेशर को भी नेगेटिव में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वैक्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और बाहर से जो पॉजिटिव प्रेशर होता है एयर का वो इनवर्ड मूव कर जाता है। इस तरह से हमारे पास इनहेलेशन होती है। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं, ये हमारे पास है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। यहाँ पे अगर -6.5 -1 हम एल्वुलर प्रेशर को अंदर रखें तो ये हमारे पास +5.5 आ जाएगा। तो मतलब ये जो 5.5 का प्रेशर है +5, तो हमारे पास मिनिमम प्रेशर था जो एल्वुलाई को ओपन रखने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्रेशर 5.5 हो गया, ये क्या करेगा, ये एयर को इनवर्ड मूव कराएगा। अब हमारे पास क्या हुआ है, नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। यहाँ पे हम एक सीन याद रखते हैं कि -5 से नेगेटिव -6.5 हो गया, नेगेटिव से मोर नेगेटिव हुआ तो हमारे पास इनहेलेशन होगी। अब इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जब हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है चेस्ट वॉल के एक्सपैंड करने से, तो ये जो -6.5 है ये मोर नेगेटिव की तरफ चेंज हो जाएगा, ये -8 की तरफ चेंज हो जाएगा और ये एंड प्रोसेस है एज गेट 0 एयर फ्लो स्टॉप। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे 0 प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा अंदर आ गई है। पहले नेगेटिव प्रेशर था तो एयर अंदर आ रही थी, अब 0 बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारे पास 700 mmHg के इक्वल है, तो यहाँ का अंदर का प्रेशर भी 0 हो गया तो एयर आना स्टॉप हो जाएगी। एयर आना स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे जो हमारे पास प्लूरल प्रेशर है वो -8 में चेंज हो गया है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जब हम देखेंगे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर तो वो +8 में चेंज हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा कि ये जो यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही थी डायफ्राम की उसे प्रिवेंट कर देगा और बिगेन टू रिलैक्स, और ये हमारे पास एंड प्रोसेस है इंस्पायरेशन का। यहाँ पे हमारे पास इंस्पायरेशन एंड हो जाएगी। फिर जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका पहले नेगेटिव प्रेशर था मोर नेगेटिव में चेंज हुआ, मोर नेगेटिव में चेंज हुआ, ये अगेन लेस नेगेटिव में चेंज होगा। यहाँ पे जो -8 का प्रेशर है ये यहाँ पे अगेन चेंज होके -6.5 में कर देगा, ये लेस नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास चेस्ट वॉल एक्सपेंड कर रही थी वो इनवर्ट मूव करेंगी और ये भी इसे नेगेटिव से लेस नेगेटिव में चेंज करने में हेल्प करेंगी। और यहाँ का जो हमारे पास 0 का प्रेशर था जो हमारे पास एयर टोटली अंदर मूव करके हुआ था, तो ये +1 में चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो आएगा वो हमारे पास 7.5 आएगा और ये प्रेशर ज़्यादा है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 0 mmHg है, तो ये क्या करेगा कि ये एयर को बाहर की तरफ लेके जाएगा और हमारे पास एक्सेलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या कहता है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है ना वो लेस नेगेटिव हो जाता है। पहले हमारे पास -5 था, फिर -6.5 हुआ इनहेलेशन में, एंड पे हमारे पास इंस्पायरेशन की -8 हो गया, फिर वो लेस नेगेटिव में चेंज हुआ। एल्वुलर प्रेशर पर कम पॉजिटिव, इसके लेस नेगेटिव होने की वजह से इस पे जो इफेक्ट आएगा ये लेस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये एयर फ्लो आउटवर्ड कराएगा। इसे इस तरह से हमारे पास एक्सलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं, आगे हम ग्राफ में भी बात करेंगे, जो हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, लेकिन जो हमारे पास एल्वुलर प्रेशर है ना वो 0 से नेगेटिव जा रहा है, फिर 0 आ रहा है और फिर पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इनहेलेशन के दरमियान हमेशा हमारे पास जो एल्वुलर प्रेशर है नेगेटिव है, एक्सलेशन के दरमियान हमारे पास एल्वुलर प्रेशर पॉजिटिव है, मतलब इसमें वेरिएशन आ रही है, लेकिन जो हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। आगे हम फर्दर ग्राफ में भी यही चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर ये हमारे पास एक ग्राफ है इंट्राप्लूरल प्रेशर क्वाइट टाइडल ब्रीदिंग का। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से चेंज होता है, सारा प्रेशर चेंजेस आती हैं। अब इसमें हमारे पास वो क्या बता रहा है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ब्रेथ है, ये हमारे पास क्या कह रहा है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो 0 पे है हमारे पास। जब हमने इनहेलेशन की वो इंक्रीज़ हुई और यहाँ पे आ गई हमारे पास, उसके बाद अगेन हमारे पास एक्सपायरेशन के दरम्यान वॉल्यूम फिर डिक्रीज़ किया और वो अगेन 0 पे आ जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट होकर 0 पे हमारे पास वॉल्यूम अगेन चेंज हो गया। फिर हम इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करेंगे, जैसे हमने पहले बात की, जैसे इस वाले पेज पे हमारे पास था
कि जो हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये वाला है, ये हमेशा नेगेटिव रहता है, -5 से -6.5, फिर -8 और फिर हमारे पास -6.5 अगेन हो गया, ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर है ना, वो हमारे पास क्या है कि -5 से बिगिन करेगा और वो बिगेंस करेगा और ऑलवेज रिमेन नेगेटिव ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग, और एंड ऑफ इनहेलेशन पे ये -8 हो गया। यहाँ पे हमने देखा था एंड ऑफ इनहेलेशन पे ये -8 हो गया था हमारे पास, और उसके बाद जब हम अगेन एक्सपायर करेंगे तो ये फिर कम लेस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और एंड पे फिर ये जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये अगेन -5 हो जाएगा, मतलब इसका ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। फिर हम देखते हैं एल्वुलर प्रेशर को। एल्वुलर प्रेशर जो है हमने यहाँ पे देखा कि पहले ये 0 था, फिर नेगेटिव था इनहेलेशन के दरमियान, फिर 0 हुआ जब इनहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर वो अगेन +1 में चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि जो नेगेटिव है इनहेलेशन के दरमियान हमेशा नेगेटिव होगा, ड्रॉस द एयर इनटू द लंग, इनहेलेशन में नेगेटिव होगा, और पहले ही 0 है, फिर इनहेलेशन में नेगेटिव हुआ, फिर अगेन 0 हुआ इनहेलेशन के एंड पे, फिर जब हमने एक्सहेल करना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ड्रॉस द एयर आउट करेगा और अगेन 0 हो जाएगा। ये इसमें वेरिएशंस आती हैं हमारे पास एल्वुलर प्लूरल प्रेशर में। अब हमारे पास लंग वॉल्यूम और प्रेशर जो है इसका एक ग्राफ ड्रा करते हैं हम। इसमें हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है हमारे पास एयरवे प्रेशर। अब हमारे पास एयरवे प्रेशर जो होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है और वॉल्यूम भी वॉल्यूम तो हमारे पास हमेशा फिर 0 ही रहेगा। और ये हम प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं आउटसाइड द लंग, अगर हम कोई कैडावर वगैरह की लंग वगैरह लें तो उसमें ये प्रोसेस होता है, लेकिन इनसाइड बॉडी में ये प्रोसेस नहीं होता। मतलब इसमें ये है कि जितना आप प्रेशर अप्लाई करते जाओगे उतना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन हम लिविंग की बात करें नॉर्मल पर्सन की, जिसमें चेस्ट वॉल भी इन्वॉल्व है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह की कर्व शो करता है। मतलब जब हमारे पास प्रेशर बिल्कुल 0 पे होगा तब भी हमारे पास कभी वॉल्यूम 0 नहीं होगा, ये एक प्रॉपर लाइन पे होगा जिसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो होती है जो हमेशा एक नॉर्मल जो कैपेसिटी है वो लंग के अंदर रहती है, चाहे उसका प्रेशर जो है वो बिल्कुल 0 ही क्यों ना हो। एवर प्रेशर 0 बट हैव वॉल्यूम, मतलब प्रेशर कभी भी 0 हो लेकिन वॉल्यूम जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। लंग नेवर कोलैप्स, कभी लंग कोलैप्स नहीं करेंगे। अब अप्लाई प्रेशर एंड एक्सपेंड द वॉल्यूम इन द लंग। अब ये जो ये वाली बात है कि हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, ये हमारे पास अगर हम आउटसाइड द बॉडी लंग लें तो इसमें ये ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, मतलब जितना प्रेशर अप्लाई करें उतना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है रिलेटिवली। अगर हम इन लिविंग में प्रेशर अप्लाई करें तो वो एक नॉर्मल रेंज में वॉल्यूम में जो है वो इंक्रीज़ करता है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेंटेन रहती है, मतलब एक वॉल्यूम मेंटेन रहता है जबकि प्रेशर 0 हो। तो वो हमारे पास एक चीज़ है, एक फैक्टर एक्ट करता है, यहाँ पे वो चेस्ट वॉल है। चेस्ट वॉल जो है उनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है कि जब लंग इनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, चेस्ट वॉल आउटवर्ड मूव कर रही होती है, और वो एक प्रॉपर स्पेस देती है लंग्स के लिए कि वो कोलैप्स ना करें। इसे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या कहता है कि ये हमारे पास एक ग्राफ शो किया गया है जिसमें एक ये नॉन लिविंग लंग का दिखाया गया है, नॉन लिविंग लंग का दिखाया गया है कि कैसे उस पर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम में उसके चेंज करता है, तो वो हमारे पास ये कर्व आ रही है। लेकिन अगर हम लिविंग की बात करें तो उसमें कभी भी वॉल्यूम 0 नहीं होता, चाहे उसका प्रेशर 0 क्यों ना हो, ये एक मेंटेन जगह पे रहता है जिसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। अब ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है चेस्ट वॉल की वजह से। अब कहता है लंग्स इन मूव करते हैं तो चेस्ट वॉल आउट मूव करती है, और ये एक प्रॉपर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए, यानी एक बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी होता है कि लंग्स जब इनवर्ड मूव करते हैं तो चेस्ट आउटवर्ड मूव करती है, और वहाँ पे एक वॉल्यूम मेंटेन रहता है। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स एट द रेस्ट आफ्टर द क्वाइट एक्सहेलेशन। अब ये जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना, ये वॉल्यूम ऑफ द लंग होता है एट द रेस्ट आफ्टर क्वाइट एक्सहेलेशन, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है वो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। ये हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है। अब कहते हैं प्रेशर इन द लंग्स जो होता है वो 700 mmHg होता है। इसे हम कंसीडर करते हैं अपनी ईज के लिए 0 mmHg के अकॉर्डिंगली। सो प्रेशर इनसाइड द सिस्टम इज़ 0, मतलब इनसाइड द सिस्टम कोई प्रेशर नहीं जा रहा, नो इनवर्ड और आउटवर्ड इन द प्रेशर फ्लो
पुश और पुल ऑफ द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। ना तो वहाँ पे लंग्स मूव कर रहे हैं ना चेस्ट वॉल मूव कर रही है, सो द प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास 0 mmHg आएगा। मतलब अगर चेस्ट वॉल भी मूव नहीं कर रही, कोई एयर भी इनवर्ड आउटवर्ड मूव नहीं कर रही है, तो जो हमारे पास एल्वुलर प्रेशर होगा वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो हमने पहले भी डिटेल में बात की। ये हमारे पास कर्व दिखा रहा है वो कि ये जो है नॉन लिविंग में कर्व आ रही है अगर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देखें, और ये जो है ये हमारे पास लिविंग की कर्व है। जितना हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, जितना प्रेशर डिक्रीज़ करते जाएंगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन इसका वॉल्यूम कभी भी प्रेशर ज़ीरो पे नेगेटिव पे वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो हमेशा मेंटेन रहती है। और उसका रीज़न होता है कि यहाँ पे एक चेस्ट वॉल जो होती है उसकी भी एक कर्व आती है, तो लंग इनवर्ड मूव करते हैं, चेस्ट वॉल आउटवर्ड मूव करती है, तो ये हमारे पास एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मूव करती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के लिए चेस्ट वॉल का इतना एक्सपेंड होना ज़रूरी है कि वहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जितना वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे। इसमें अब हमारे पास एक और फर्दर चीज़ है, इसे हम कहते हैं लंग्स कंप्लायंस। अब लंग्स कंप्लायंस क्या है? फॉर द गिवन प्रेशर हाउ मच वॉल्यूम चेंजेस, मतलब हम जितना प्रेशर डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कितना वॉल्यूम चेंज होगा, इससे हम लंग कंप्लायंस कहते हैं कि हम इतना प्रेशर दे रहे हैं बंदे को और वॉल्यूम में इतना चेंज आ रहा है। एक होता है कंप्लायंट लंग्स, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशर देने में हमारे पास लार्ज वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, इजी टू मूव एयर इन एंड आउट होता है इसमें। और अगर नॉन कंप्लायंट लंग हो तो वो बहुत स्टिफ होता है, इसमें लार्ज वॉल्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है एफर्ट, मतलब लार्ज प्रेशर अप्लाई करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आएगा और हार्ड टू मूव द एयर इन और आउट होता है इसमें। अब जिन चीज़ों में लंग कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, डिक्रीज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाती है। मतलब अगर हमने ये ग्राफ देखा था ना, तो इसमें अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये है ना, तो कंप्लायंस अगर डिक्रीज़ कर गई है ना, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी हमारे पास नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, यहाँ आएगी इस ग्राफ की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और अगर कंप्लायंस इंक्रीज़ कर गई है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी ऊपर मूव कर जाएगी, और ये यहाँ पे आएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब एक किन डिजीज़ जो होता है लंग कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा में, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। और लंग कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है और फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है एम्फाइसेमा के पेशेंट में, एजिंग में और सर्फेक्टेंट अगर ज़्यादा हो। अब क्या होता है कि कंप्लायंस ज़्यादा होने का मतलब है कि बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर देंगे और वॉल्यूम में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, इसे कहते हैं कि कंप्लायंस इंक्रीज़ कर गई है। तो ये फ्लॉपी लंग्स होते हैं, इसमें बैरल चेस्ट होती है, यानी पेशेंट का जो नॉर्मल चेस्ट का स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि लार्ज वॉल्यूम इन द चेस्ट ऑल द टाइम रहता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि लंग्स बहुत कंप्लायंट है, बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो है कि बैरल चेस्ट जो होती है इन द एम्फाइसीमा के पेशेंट में। ये था हमारे पास लंग कंप्लायंस। फिर लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारे पास हिस्टेरेसिस। इसमें डिपेंडेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन इट्स हिस्ट्री, मतलब किसी चीज़ की हिस्ट्री पे उसकी जो डिपेंडेंस है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। अब कहता है डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब अगर हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व देखें कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है और कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इनहेलेशन के लिए हमारे पास ये कर्व आती है और एक्सहेलेशन के लिए ये कर्व आती है। अब कहता है सेम लंग है लेकिन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर्व जो है वो डिफरेंस है। स्लो फॉर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व इक्वल है कंप्लायंस के, मतलब जितनी ज़्यादा कंप्लायंस होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम कर्व आएगी। डिफरेंट कंप्लायंस डिस्पाइट सेम लंग फंक्शन, मतलब लंग फंक्शन तो सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन कंप्लायंस डिफरेंट है फॉर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए। अब इसका पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म इस तरह से है कि जो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम हिस्टेरेसिस है ना, वो डिपेंड करती है सरफेस टेंशन पे। अब सरफेस टेंशन कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। अब हम देखते हैं जो इंस्पायरेशन है ना, इंस्पायरेशन में स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होगा और मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर, मतलब ये इंस्पायरेशन है तो वो उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ होगा और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज हुए होंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट सरफेस टेंशन होगी वहाँ पे, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट होगा उसका कंप्लायंस लेवल। और जब हम एक्सपायरेशन की बात करेंगे ना, तो बिगेन्स एट द हाई वॉल्यूम। एक्सपायरेशन तो तब होगी ना जब फुली लंग्स में एयर प्रेजेंट होगी और वो बाहर एक्सपायर करने के लिए तैयार होगा, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी लो होगी और जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो कम होगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे कंप्लायंस जो है वो डिफरेंट होगी और जो एक्सेलेशन की कर्व है वो डिफरेंट आएगी। इसे हम ओवरऑल हिस्टेरेसिस कहते हैं।
फिर हमारे पास एक और चीज़ है, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कहता है कि फॉर एग्जांपल फोर्थ एक्सहेलेशन करेंगे ना, मतलब मैंने पहले बात की कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग है, एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें अगर हम फोर्सफुली एक्सहेल करें तो जो प्रेशर है वो और कम हो जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो अगर कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल फोर्सफुल एक्सेलेशन की वजह से जो हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो +20 हो गया है, तो उसने जो हमारे पास एल्वुलर प्रेशर है +35 कर दिया है, तो बाहर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 0 mmHg है, तो फौरी तौर पे क्या होगा कि एयर बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे प्लूरल प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया, इलास्टिक रिकॉइल भी होगा और एयर फोर्सफुली बाहर की तरफ आएगी। ये तो हमारे पास फोर्स एक्सेलेशन का प्रोसेस हो गया। लेकिन अब बात ये है कि कहता है कि ये लंग्स यहाँ पे कोलैप्स क्यों नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल +20 इसका प्रेशर है, +35 इसका प्रेशर है, अगर इसका प्रेशर कम होके +20 हो जाता है तो इंट्राप्लूरल और एल्वुलर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लंग्स को कोलैप्स कर देना चाहिए। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं इक्वल प्रेशर पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो +20 हो गया और जो हमारे पास एल्वुलर प्रेशर है वो +35 हो गया है। अब कभी भी +35 जो है ज़ीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक से मूव नहीं करेगा, कि मतलब अचानक ही +35 बाहर जा रहा है और यहाँ का ज़ीरो प्रेशर रह गया है। तो इसमें क्या होता है कि स्लोली प्रेशर ड्रॉप करता है स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एल्वुलाई है ना, एल्वुलाई से प्रेशर जब आगे मूव करता है ब्रोंक्यूल्स में तो वो +25 आ जाएगा, फिर आगे मूव करेगा +20 आ जाएगा और +15 आ जाएगा। और कहता है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर जब इक्वल होता है ना एल्वुलर प्रेशर के, यानी जो यहाँ पे प्रेशर है इसके इक्वल होता है, तो मोस्टली वो कार्टिलेजिनस पार्ट में होता है। अब हमने पहले इसकी एनाटमी में पढ़ा, जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ना वो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में होता है। तो जाके ट्रेकिया और ब्रोंकाई में इसका जो प्रेशर है वो फॉल करके +20 या +15 रहता है, तो यहाँ वाला जो पार्ट है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होने की वजह से कोलैप्स नहीं कर पाता, इसलिए लंग्स कोलैप्स नहीं करते और एयर इजीली फ्लो आउट कर जाती है। और ये मोस्टली हमारे पास हेल्दी पेशेंट के लंग्स में होता है कि वो जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज करें, जितना मर्ज़ी फोर्सफुली एक्सपायर करें, उनमें जो प्रेशर है वो कम जाके होता है इक्वल टू इंट्राप्लूरल प्रेशर ऑन कार्टिलेजनस पार्ट, और जो फिर कोलैप्स नहीं करता। फिर क्या कहता है, कार्टिलेजनस एयरवे में जाके प्रेशर जो है वो डाउन होगा। इक्वल प्रेशर पॉइंट अकर इन दिस एयरवे इन द हेल्दी लंग्स। वही बात कि हेल्दी लंग्स में जो इक्वल प्रेशर है ना वो हेल्दी लंग्स में हमेशा कार्टिलेजनस पार्ट में होगा। लेकिन अगर हम डिजीज़ की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल कार्टिलेजनस पार्ट से पहले ही प्रेशर जो है वो इंट्राप्लूरल प्रेशर के इक्वल हो जाए, या तो फिर प्रेशर जो है वो कम हो जाए इंट्राप्लूरल प्रेशर से, तो वहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, एयर प्रॉपर्ली मूव नहीं करेगी। और मोस्टली ये COPD के पेशेंट में होता है, एम्फाइसीमा के पेशेंट में होता है, जिनमें डिक्रीज़ किया होता है इलास्टिक रिकॉइल। तो ये कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट था कि लंग्स क्यों कोलैप्स नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर के इक्वल जब तक हमारे पास एल्वुलर प्रेशर होता है तो एयर जो है वो मूव कर चुकी होती है कार्टिलेजस पार्ट पे, और जहाँ पे कोलैप्स होना पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू सो मच। ये था हमारे पास पल्मोनरी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंगली सारे पॉइंट्स। अगर मैंने कोई मिस किया हो, यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।